हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, जैव विकास। तो आज हम जैव विकास के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि वहां से आप लोगों को इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और जो भी वन लाइनर क्वेश्चन की अभी सीरीज चालू की गई है तो उसकी भी पीडीएफ वहीं से आप लोगों को मिल जाएगी। तो वो वीडियो को भी देख ले, ताकि आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं चलो क्वेश्चनों की ओर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लैमार्कवाद का आधार है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं या उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो जो लैमार्कवाद है, तो लैमार्कवाद का क्या है? तो देखो, जो डी लैमार्कवाद थे, तो उन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक संकल्पना दी थी, यानी कि जैव विकास की परिकल्पना पे एक सिद्धांत दिया था। ठीक। तो उन्होंने जब सिद्धांत दिया तो उन्होंने उसमें चार धारणाएं दी थी। कितनी? चार धारणाएं या चार मत दिए थे। कौन कौन से? तो पहला दिया था क्या? बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा था वातावरण का सीधा प्रभाव। और तीसरा था क्या? कि अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव। अंगों के अधिक या कम उपयोग के प्रभाव। और चौथा था, चौथा क्या था? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो देखिए, तो लैमार्कवाद का आधार क्या था? उन्होंने चार दिए थे। कौन कौन से? बड़े होने की प्रवृत्ति, या फिर दूसरा था वातावरण का सीधा प्रभाव, फिर तीसरा अंगों के अधिक या कम उपयोग के प्रभाव, और चौथा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इस पे अपना क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? तो जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? डार्विन का सिद्धांत, एचडी व्रीज का सिद्धांत, या लामार्क का सिद्धांत, या वेलस का सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत था? लैमार्क का सिद्धांत था। इसीलिए लैमार्क को क्या बोला जाता है? लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या? लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, अब इसमें अपना राइट आंसर क्या गया है? सी। निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? चार्ल्स डार्विन ने, एविजमैन ने, या ह्यूगो ब्रीज ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो जो लैमार्क थे, तो लैमार्क ने तो अपनी धारणाएं दे दी, अपना मत दे दिया, अपना प्रयोग दे दिया। ठीक। तो उनके प्रयोग पर, उनके सिद्धांत पर
एक वैज्ञानिक थे जिसने आपत्ति जताई थी, तो वह कौन थे? तो वे थे ए वीजमैन थे। तो इन्होंने क्या किया, जो ए वीजमैन थे, तो इन्होंने देखो, जो लैमार्क थे, इन्होंने बताया कि जैसे कि अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो उसी पे जो ए वीजमैन थे ये क्या किए कि इन्होंने जब 20 से 22 नवजात चूहों पे इन्होंने रिसर्च किया। 20 से 22 नवजात चूहों पे, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो ई वेजमैन थे किस पे प्रयोग किया था, तो नवजात चूहों पे। तो उन्होंने नवजात चूहों की पूंछ काटी और उन्होंने पूंछ काटते रहे, लेकिन उन्हें वे देखते कि जब पूंछते पूंछ काटते रहे, लेकिन फिर भी जो नई संतान आ रही थी उनमें क्या था कि पूंछ विकसित हो रहा था। ठीक। लेकिन जो लैमार्कवाद थे, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, जिराफ का उदाहरण दिया था कि जिराफ में पहले छोटी टांगे होती थी जो आगे की, लेकिन फिर यानी कि उसका अधिक उपयोग होने लगे, जिससे वे यानी कि उनके लक्षण में ही आने लगे, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का हो गया। तो उन्होंने देखा कि जब नवजात चूहों की मैंने 20 या 22 चूहों की पूंछ काट दी, लेकिन जो नए चूहे आ रहे हैं, जो नए चूहे जन्म ले रहे हैं, तो उनमें देख रहे हैं कि फिर से उनमें पूंछ आ रही, तो इसलिए उन्होंने इस यानी उनके सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी। ठीक। तो फिर वीजमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वीजमैन ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। कभी पूछ ले कि वीजमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वीजमैन ने दिया था जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत कब दिया था? तो 1886 में। ठीक। तो किसने आपत्ति जताई थी? ए वीजमैन ने। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि मछलियों का युग है, तो मछलियों का युग कौन सा है? आर्डेविशियन कल्प या प्रोटीरियोजाइक महाकल्प या डिवोनियन कल्प या सिल्यूरियन कल्प। तो जो मछलियों का युग है, तो मछलियों का युग कौन सा कहलाता है? तो देखो, जो यानी कि इरा होते हैं महाकल्प, तो कितने महाकल्प बताए गए हैं? 6। तो कौन कौन से महाकल्प बताए गए हैं? तो एजोइक इरा यानी कि एजोइक महाकल्प, फिर आर्कियोजोइक महाकल्प, फिर प्रोटोरियोजोइक महाकल्प, फिर पैलियोजोइक महाकल्प, फिर मीसोजोइक महाकल्प, और लास्ट है कौन सा? सीनोजोइक महाकल्प। तो जो पेलियोजोइक महाकल्प है, तो पेलियोजोइक महाकल्प में ही मछलियों का युग बताया गया था। तो जो मछलियों का युग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो, समझना, उन्होंने कौन कौन से बताए थे। तो अगर एज ऑफ वर्टिब्रेट्स या अकशेरुकियों का युग, शेर- अकशेरुकियों का युग, या इसी को एज ऑफ वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं? आर्डोविशियन को। आर्डोविशियन को। फिर एज ऑफ फिशेस, मछलियों का युग। मछलियों का युग, मछलियों का युग क्या कहलाता है? डिवोनियन कल्प। डिवोनियन कल्प, डिवोनियन इरा कहलाता है। ठीक। फिर उभयचरों का युग, उभयचरों का युग एज ऑफ एम्फीबियंस से क्या कहलाता है? कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस। फिर है सरीसृपों का युग। तो सरीसृपों का युग क्या है? मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प।
अगला है क्या? स्तनियों का एज ऑफ मैमल्स। स्तनियों का युग क्या कहलाता है? मैमल्स का युग कौन सा कहलाता है? तो मैमल्स का युग कहलाता है क्या? सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प। ये मोस्टली ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनके सभी के लिखवा दिया। तो ठीक, तो मछलियों का युग क्या कहलाता है? तो मछलियों का युग कहलाता है डिवोनियन कल्प। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक, अब बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था? तो देखो, जो एवीज मैन थे, उन्होंने तो उस पे आपत्ति जताई थी। ठीक, तो उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था? बकरी का, जिराफ का, घोड़ा का या हाथी का? तो किसका प्रयोग किया था? तो उन्होंने प्रयोग किया था किसका? जिराफ का। तो उन्होंने बताया था कि जब जैसे आप अफ्रीका में क्या होता है कि यानी कि जो जिराफ को मोस्टली क्या खाते हैं, यानी कि घास खाते थे और पत्ती खाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया अफ्रीका में कि यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधों की पत्तियां क्या हो, यानी कि घास झाड़ियों की संख्या कम हो गई। यानी कि जो पेड़ यानी कि ऊपर पत्तियां मिलने लगी। तो पहले उनके जो आगे की टांगे होती थी कैसी होती थी? छोटी होती थी। लेकिन वे क्या करे, उसको उचक-उचक के यानी कि उचक-उचक के खाने लगे, अपनी गर्दन भी ऊपर करने लगे। ठीक? लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वे यानी कि उनके बच्चे होने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, यह देखा गया कि वो एक स्थायी लक्षण बन गया। मतलब कि सभी जिराफों में क्या हो गई, आगे की टाँगें बढ़ने लगी और जो उनकी गर्दन थी वो भी लंबी होने लगी। तो इसलिए यानी उन्होंने बताया कि जो इनमें उपार्जित लक्षण पाया जाता है। इसलिए फिर यानी उन्होंने जिराफ के उससे अपना सिद्ध किया था। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? ओपेरिन, मिलर या हेक्सले या हेल्डन के द्वारा? तो देखो, जो कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था किसके द्वारा? स्टैनले मिलर के द्वारा। स्टैनले मिलर। तो मिलर ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग में उन्होंने एक पदार्थवाद को सिद्ध किया था। किसको? पदार्थवाद को। तो इन्होंने पदार्थवाद में सिद्ध किया कि जो ये पदार्थवाद होता है, यह किसका बना होता है? यह कार्बनिक यौगिकों से बना होता है। मतलब कि जब कार्बनिक यौगिक के बन जाने से ही यानी कि आदि सागर की यानी कि जीवन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जो जीवन की उत्पत्ति होने के लिए किसकी? प्रोटोप्लाज्म की जरूरत होती है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो प्रोटोप्लाज्म का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो यही कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। तो इस कार्बनिक यौगिक में उन्होंने किस किस का प्रयोग किया था? तो उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रयोग किया था। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। और इनकी अगर कितनी मात्रा ली थी? तो 2:1:2 में। मीथेन को 2, अमोनिया को 1 और हाइड्रोजन को 2 अनुपात में लिया था। ठीक, तो इससे उन्होंने सिद्ध किया था कि जो यानी कि प्रबल ऊर्जा की उपस्थिति में कि मीथेन, हाइड्रोजन एवं अमोनिया के संयोजन से ही किसका? अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा और कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। और ये किसके सानिध्य में किया था? किसके देखरेख में किया था? तो ये किया था आचार्य हेरोल्ड की देखरेख में। किसके? आचार्य हेरोल्ड। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो स्टैनली मिलर ने अपना कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण का जीवन आधार सिद्धांत प्रयोग किसके सानिध्य में किया था, किसकी देखरेख में किया था? सभी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमें सभी प्रकार से तैयार रहना है। ठीक ना? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। इसीलिए मैं केवल आंसर बस को नहीं बताता कि इसका आंसर ये सही है, उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है मेरे से जो आ रही है, मेरे से जो बन सकती है, मैं एक्स्ट्रा जानकारी को इसीलिए ऐड करता हूँ। ठीक, तो चलिए। और दोस्तों, अगर ऐसे ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन प्रारंभ किया था? पीएल स्क्लैटर ने, ए आर वेलस ने, चार्ल्स डार्विन ने, एच स्पेंसर ने। तो जंतुओं का जो भौगोलिक विस्तार होता है वह किसने प्रारंभ किया था? तो वह प्रारंभ किया था ए आर वेलस ने। किसने? ए आर वेलस ने। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक महाकल्प है द रिसेंट इरा इज। तो आधुनिक महाकल्प कौन सा है? सीनोजोइक या मीसोजोइक या प्रोटोरियोजोइक या आर्कियोजोइक? तो आधुनिक महाकल्प किसको कहा जाता है? तो देखो, यानी कि आधुनिक महाकल्प किसको, यानी कि जो अपना अभी यानी रिलेटेड हो। तो सबसे पहले अगर इरा की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कौन सा आता है? तो एजोइक इरा। फिर उसके बाद आता है आर्कियोजोइक। फिर उसके बाद आता है प्रोटोरियोजोइक। फिर उसके बाद आता है कौन सा? पेलियोजोइक। फिर पेलियोजोइक के बाद आता है कौन सा? मीसोजोइक। मेसोजोइक। फिर मीसोजोइक के बाद आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक को ही और क्या बोला जाता है? तो इसी को सीनोजोइक यानी कि सीनोजोइक महाकल्प बोला जाता है, या इसको नूतन जीवी अथवा नूतन जीवी महाकल्प भी बोला जाता है। ठीक। तो जो आधुनिक महाकल्प है, तो आधुनिक महाकल्प कौन है? सीनोजोइक है, क्योंकि सीनोजोइक ही सबसे लास्ट में आया है। तो आधुनिक महाकल्प कौन कहलाता है? सीनोजोइक ही कहलाता है। ठीक। और सीनोजोइक की अगर बात करें कि ये कब से स्टार्ट हुआ, तो लगभग 6.50 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक। और जो सीनोजोइक है या नूतन जीवी को ही कौन सा एक महाकल्प कहा जाता है? तो इसको स्तनियों, कीटों एवं आवृत्त बीजियों यानी आवृत्त बीजी जो पादप होते हैं उनका युग भी कहा जाता है, क्योंकि स्तनियों का निर्माण यानी कि उनका युग किस में आया है? तो सीनोजोइक में ही हुआ है। तो इसको कौन सा युग बोला जाता है? तो स्तनियों यानी मैमल्स, कीटों एवं आवृत्त जीवी पादपों का युग कहते हैं। पादपों का युग कहते हैं किसको? सीनोजोइक को या नूतन जीवी को। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, कि आधुनिक महाकल्प किसको कहते हैं? तो सीनोजोइक को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि निम्नांकित में से किसे स्तनधारी। सॉरी, एक मिनट, आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही हैं, क्योंकि अभी लाइट भी कट हो गई थी। हाँ, ये अपना क्वेश्चन था। निम्नांकित में से किसे स्तनधारियों का युग कहते हैं? पैलियोजोइक युग या मीसोजोइक युग या सीनोजोइक युग या एजोइक युग? तो स्तनधारियों का युग किसको कहते हैं? तो सीनोजोइक युग को। अभी जस्ट हमने बताया था कि स्तनधारी कीट या पादपों का युग किसको कहा जाता है? तो सीनोजोइक युग को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? सी नंबर गया। ठीक। और अगर पेलियोजोइक की बात करें तो पेलियोजोइक में ही जो एम्फीबियंस थे और मछली थे, ये सब किस में आए थे? पैलियोजोइक युग में ही आए थे। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर कि जैव विकास की व्याख्या करने वाला आधुनिक विकास सिद्धांत है। तो जैव विकास का जो व्याख्या की गई, तो कौन सा है? लैमार्कवाद सिद्धांत या डार्विनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत या संश्लेषणात्मक सिद्धांत? तो जो जैव विकास की व्याख्या है वह किस यानी किस सिद्धांत पे है? तो वो है संश्लेषणात्मक सिद्धांत पे। ठीक। बात करें
कि जो ये संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था न्यू डोवंजा स्काई ने। डोवंजा डोवंजा स्काई ने। ठीक। देखो, डोवेंजा स्काई ने इसके सिद्धांत को कैसे कि दिया कि उन्होंने जब डोवेंजा स्काई ने जब जीव जातियों को इन्हें ये अध्ययन कर रहे थे, तो जब जो जीव जातियां थी, तो जातियां क्या थी कि यानी कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में ये आबादियां उपस्थित थी। तो जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जातियां थी, आबादी थी, तो उनमें क्या था, जो जेनेटिक था यानी कि अनुवांशिकी था, वह विभिन्नताओं पर क्या था कि यानी यानी कि प्राकृतिक चयन तथा जेनेटिक को कम करके आबादियों को नई नई अनुकूल दिशाओं की ओर मोड़ते रहे, जिससे यानी कि उनमें नए नए चेंजेस करते गए, जिससे क्या हुआ कि जिससे नई नई जातियों का विकास होता रहा। तो यही है जैव विकास की व्याख्या। ठीक। तो वह किसका सिद्धांत था? तो संश्लेषणात्मक सिद्धांत पे आधारित है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी? प्राकृतिक चयन, या आनुवंशिक अपवहन, या प्रसंस्करण, या स्थानांतरण। तो यदि किसी क्षेत्र में आबादी कम है तो वह किसकी तीव्रता अधिक होगी? तो वह किसकी तीव्रता? जेनेटिक ड्रिफ्ट की, आनुवांशिक की अपवहन, या इसी को जीनी अपवहन भी कहा जाता है। क्या? जीनी अपवहन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है मतलब कि जब यानी कि प्रजनन दर क्या हो जाए? कम हो जाए। तो प्रजनन दर कम हो जाने के कारण क्या होती है कि जो छोटी आबादियां होती हैं, यानी कि उनमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एलील्स होते हैं, उनके जो जीन होती हैं, उसका प्रसारण जो होता है वह क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि आबादी छोटी है। तो छोटी आबादी होने के कारण जो उनका जीन है उसका प्रसारण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कभी कोई महामारी आ गई या कोई दुर्घटना घट गई, तो जिसके कारण क्या हो गई? आबादी यानी कि और भी खत्म हो गई, तो जैसे उनका जो जीन है, एलील है, वह उन यानी कि उसका प्रसारण नहीं हो पाया, तो जिससे उनकी आबादी क्या रह जाती है? बहुत कम रह जाती है। तो यानी कि आबादी कम रहना या छोटी हो जाना, ये क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जो उनकी आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं वह क्या होती हैं? बहुत कम रह जाती हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। कि जातियों की आबादी कम हो तो किसकी तीव्रता अधिक हो जाती है? आनुवांशिक अपवाहन मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट की। अगले क्वेश्चन की ओर। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो जीवन के विकास के लिए क्या उत्तरदायी है? उत्परिवर्तन, या प्राकृतिक चयन, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो नव डार्विनवाद थे उन्होंने क्या बताया था कि किसी जाति की जीव संख्या पर कई कारक के प्रभाव कारण उनमें नई जातियों का विकास होता है। तो इसके अनुसार उन्होंने उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन दोनों के जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी बताया था। किसने? नव डार्विनवाद ने। किसको किसको? उत्परिवर्तन को भी और प्राकृतिक चयन को भी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। कि जो जीवन का विकास होता है तो म्यूटेशन पे भी, उसका म्यूटेशन पे भी प्रभाव, यानी कि म्यूटेशन की वजह से भी, और प्राकृतिक चयन के विकास के यानी कि प्राकृतिक चयन पे भी यानी विकास पे प्रभाव पड़ता है। ठीक। उत्तरदायी होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन। कि जैव विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी व्रीज ने, लुई पाश्चर ने, या इरिस्मस डार्विन ने, या विलियम हार्वे ने। तो जैव विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को किसने प्रतिपादित किया था? तो वह किया था किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने कैसे किया? तो देखो, वो किस पे प्रयोग कर रहे थे? तो ओइनोथोरा लेमार्कियाना पे प्रयोग कर रहे थे। ओइनोथोरा लेमार्कियाना। तो जब ये ओइनोथोरा लेमार्कियाना पे प्रयोग किया, तो इस प्रयोग के आधार पर बताया कि जो नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है, तो यानी कि उत्परि जिससे उन्होंने क्या दिया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। किससे?
यानी कि ओइनोथेरा पर जब लैमार्कियाना पर प्रयोग कर रहे थे तो उसी पे उन्होंने बताया था कि जो नई जीव जातियों का उत्पत्ति होती है, विकास होता है, तो उस पे एक यानी कि म्यूटेशन की वजह से भी उनमें नई जातियां का यानी कि उनमें नए चेंजेस आ जाते हैं या उनमें कुछ नया विकास हो जाता है, तो किसकी वजह से? म्यूटेशन सिद्धांत दिया था उसी के आधार पर। तो यानी कि जो वंशागत परिवर्तन होते रहते हैं, जेनेटिक चेंजेस या आकस्मिक परिवर्तन हो जाना, ये सब किसकी वजह से होता है? तो म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डू व्रीज ने दिया था। ठीक, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि जो म्यूटेशन होता है, कभी कभी ये लाभदायक भी है और कभी कभी ये बहुत हानिकारक भी है। तो जैव विकास की व्याख्या यानी उत्परिवर्तनवाद को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने। और किस पे प्रयोग किया था? तो ओइनोथोरा लेमार्कियाना पे प्रयोग किया था, एक पौधा था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने ओइनोथेरा लेमार्कियाना पर कार्य किया था? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि ओइनोथोरा थीरा लेमार्कियाना पर कार्य किसने किया था? तो लेमार्क या सी डार्विन या एच टी ब्रीज ने या टी एच मॉर्गन ने। तो किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने यानी एच डी ब्रीज ने। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। तो इस पे प्रयोग करके क्या दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक, अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि 1859 में छपी पुस्तक 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति की रचयिता कौन थे? लैमार्क, वेलेस या ओपेरिन या डार्विन। तो कौन थे? तो देखो, जो 1859 में एक पुस्तक छपी थी तो उसके रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे कौन? डार्विन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। तो देखो, जो डार्विन थे तो इन्होंने उस पे क्या क्या बताया था? तो उन्होंने बताया कि जो यानी कि नई नई जातियों का विकास होता है। ठीक, तो नई जातियों का विकास यानी कि जो नए जीव जंतु होते हैं, तो यानी कि जीव जंतु को विकास के लिए उन्हें जीवन के लिए संघर्ष, प्राकृतिक चयन, ये सभी ऐसे अवसर मिलते हैं। ठीक, तो किसमें? यानी कि जो यानी कि एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी उनकी? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। उस पे उन्होंने बताया था कि जो जीव जंतुओं का विकास होता है उसके लिए जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें प्रकृति के द्वारा चयन का अवसर मिलता है, ये सभी। तो उन सभी यानी कि जो जाति अन्य सदस्यों से अधिक योग्य होती हैं तो वही विकास कर पाती हैं। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों को उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकृति के चयन के द्वारा जातियों को उद्भव का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन, ए वेलेस या ए वाइजमैन या एच स्पेंसर ने। तो किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, अभी जस्ट बताए थे। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं? पेट्रीफिकेशन या कंप्रेशन या स्यूडोफोसिल या इक्रेस्टेशन। तो यानी कि किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं? तो वह होता है क्या? पेट्रीफेक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं? पेट्रीफेक्शन को क्या बोलते हैं? अश्मी भवन बोलते हैं। मतलब अश्मी भवन क्या कहलाता है? ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? या अश्मी भवन, अश्मी भवन। तो अश्मी भवन क्या कहलाता है? कि मतलब कि देखो, जब क्या होता है, पृथ्वी का प्रलय होता है तो उस समय जो हमारी वनस्पति होती हैं, ठीक, तो जब विघटन की यानी प्रक्रिया होती है तो जो वनस्पति होती है, तो क्या होता है कि जब विघटन की प्रक्रिया क्या हो, मंद गति से हो, तथा जो अवसादन होता है वह क्या होता है, तेज गति से होता है। तो जो हमारी वनस्पति हैं, तो वनस्पति किसके संपर्क में जाते हैं? सबसे पहले वह खनिज के संपर्क में जाते हैं। ठीक, खनिज युक्त जल के संपर्क में आते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट एवं सल्फेट इत्यादि जो खनिज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? संतृप्त हो जाते हैं। ठीक, संतृप्त हो गए तो उनमें क्या होता है? अवक्षेपण होता है।
तो अवक्षेपण होने की वजह से उनमें कौन सी क्रिया हो जाती है, क्रिया होकर वे क्या बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो जिससे जो हमारे यानी कि जो हमारे टिश्यूज हो गए, जो ऊतक होते हैं, वह किस में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज में क्या भर गया सबसे पहले, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट चले गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट में यानी कि वो चेंजेस हो गए, आयरन आयरन सल्फाइड में चेंजेस हो गए, है ना। यानी कि उनमें क्या हो गया, परिवर्तन, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। फिर एक घटना ऐसी आती है कि वह किसका रूप ले लेते हैं, यानी कि पत्थर का रूप ले लेते हैं, यानी कि कार्बनिक, यानी कि जो हमारे टिश्यूज कार्बनिक ऊतक होते हैं, वह किसका रूप ले लेते हैं, पत्थर का रूप ले लेते हैं, पत्थर में परिवर्तन हो जाते हैं। तो जो हमारा जीवाश्म होता है, जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं। तो वह किस में होते हैं, तो पेट्रीफेक्शन पे, अश्मी भवन पे। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर ए नंबर, अश्मी भवन। समझ गए कि मतलब कि जब क्या हो, जो विघटन की प्रक्रिया क्या हो, मंद हो, तथा अवसादन की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है। तो जिससे जो जीवाश्म मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अश्मी भवन या पेट्रीफेक्शन बोलते हैं। अगला है कि जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम है एक्लेमेटाइजेशन या पास्चुराइजेशन या प्रिजर्वेशन या टिंडलाइजेशन। तो जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम क्या है। सबसे पहले कि जीवाश्मीकरण है क्या, तो देखो, यानी कि जब, यानी कि प्राचीन काल में जो हम जीव थे या जो वनस्पतियां थी, क्या हुई कि पृथ्वी पर वास करते थे, लेकिन क्या होता है कुछ समय यानी कि प्रलय हो या यानी कि विलुप्त हुए। तो उससे क्या हुआ कि जो यानी कि अवशेष थे वह कहाँ गए, भूपटल में गए, भूपटल की चट्टानों में क्या हुए, प्रिजर्व मिलते हैं हमें। आज भी कहीं कहीं देखो, जो यानी कि क्या है, जो खनिज मिल रहे हैं वो क्या है, यानी कि वो जो हमारी पुरानी वनस्पति थी, जो पुराने जीव थे, उनके क्या मिल रहे हैं, यानी कि अवशेष ही मिल रहे हैं, यानी परिरक्षित मिल रहे हैं। वो क्या है, चट्टानों के रूप में परिरक्षित मिल रहे हैं। ठीक, तो इसे को क्या बोलते हैं, हम जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जीवाश्मीकरण कहते हैं। ठीक, तो जीवाश्मीकरण बोलते हैं या उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम क्या है, प्रिजर्वेशन। वह एक तरह से क्या है, जीवाश्म के रूप में प्रिजर्व ही तो है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि जावा मानव की खोज की थी। तो जावा मानव की खोज किसने किया, डब्ल्यू सी पेई ने, या यूजिन डुबाई ने, या डार्विन ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जो जावा मनुष्य की खोज है वह किसने किया था, तो जावा मनुष्य की खोज किया था यूजिन डुबाई ने। ठीक, तो यानी कि जब ये क्या किया था, यानी कि जावा मनुष्य की, सबसे पहले जावा मानव की जीवाश्म की इन्होंने खोज की थी। ठीक, तो इन्होंने इसको क्या नाम, तो सबसे पहले अगर बात करें कि जब जो जीवाश्म मिला था, तो उस जीवाश्म में क्या क्या मिला था, तो मिला था मानव की खोपड़ी मिली थी, मानव की खोपड़ी। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो जावा मानव का फॉसिल्स मिला था तो उसमें क्या क्या था। तो जा मानव खोपड़ी थी, जांग की हड्डी थी, जांग की हड्डी, और दो दांत थे। ठीक, तो इसको डुबोई ने जी यूजिन डुबोई ने इसको क्या नाम दिया था, जो जावा मानव थे तो उनको क्या नाम दिया था, इसको उन्होंने फिथे फिथैक, तो उसे नाम दिया था पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। इसलिए इसका नाम कभी कभी ये नाम से भी पूछ लिया जाता है कि जावा मानव का अन्य नाम क्या है, तो ये भी बता सकते हैं कि होमो इरेक्टस इरेक्टस, इसीलिए इसका अन्य नाम भी दिया गया। तो इसका इस किसके नाम पे पड़ा था, तो पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से ही अन्य नाम इसका पड़ा था। और जो इसका दूसरा नाम था वह किसने दिया था, तो मायर ने दिया था। किसने दिया था, मायर ने। कब, 1950 में। क्या नाम दिया था, होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, बी नंबर, बी अपना राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन।
अगला क्वेश्चन है कि कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न के उदाहरण है। एनालॉगी, सीरोलॉगी या होमोलॉगी या मिमिक्री। तो जो कीटों के पंख हैं और तथा पक्षियों के पंख वह किसके उदाहरण हैं? तो देखो, क्या होता है कि जब यानी कि जो जातियों के ऐसे अंग जो कार्य में तो समान हो, लेकिन जो उनकी यानी कि ओरिजन है, जो उनकी एम्ब्रॉनिक ओरिजन है तथा विकास, वह क्या हो यानी कि भिन्न हो, वह क्या कहलाते हैं? समरूप अंग या समवृत्ति अंग, या इसी को एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। कौन? जो कार्य में समान, जो कार्य में समान लेकिन जो उनकी उत्पत्ति है, भ्रूणी उत्पत्ति, एम्ब्रियोनिक ओरिजन तथा विकास क्या हो? भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? एनालॉगी कहलाते हैं या समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसी समानता या समरूपता क्या बोलते हैं? एनालॉगी बोलते हैं। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि जो कीटों के पंख हैं, पक्षियों के पंख क्या हैं, यानी कि क्या है? देखो, यानी कि इनका जो कार्य है वो क्या है? एक ही है, उड़ना है, लेकिन जो इनकी एम्ब्रियोनिक है, ओरिजिन है, विकास है, वो क्या है? अलग अलग है। तो क्या कहलाएगी? ये एनोलॉगी कहलाते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। कि तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग, समवृत्ति अंग या असंबंधित अंग या अवशेषी अंग। तो देखो, जस्ट अभी हमने बताया कि जो तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो इनके अंग कैसे हैं? यानी कि देखो, जो इनके पंख होते हैं वह कैसे होते हैं कि यानी कि इनका कार्य जो होता है वो क्या है? समान है। इनके कार्य की बात की जाए तो क्या है? समान है। लेकिन अगर बात की देखो, जो पक्षी है और चमगादड़ है, ये कैसे हैं? यानी कशेरुकी, यानी कि इनके पक्ष में, यानी कि जो इनका जो पंख होता है वह यानी कि हड्डियां युक्त होता है। लेकिन अगर तितली की बात करें तो तितली में तो हड्डियां नहीं पाई जाती ना, यानी कि उसके पंख में हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक, तो यानी कि इसकी जो तितली होती है, तितली की त्वचा कैसी हो? झिल्ली नुमा विस्तारों से, यानी कि जो इनके पंख होते हैं वो झिल्ली नुमा विस्तारों से बनी होती हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो यानी कि पंख कैसे होते हैं? तो इनका है मतलब एनालॉगस ऑर्गन कहलाएगा, कि जो कार्य में समान हो लेकिन जो इनकी उत्पत्ति है, विकास है, वह कैसा है? भिन्न है। तो एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि आधुनिक मानव का निकट संबंधित है ओरंगुटान, चिंपैंजी, गिब्बन या गोरिल्ला। तो आधुनिक मानव निकट संबंधी में सबसे पहले किसकी खोज की गई? तो सबसे पहले पाए जाने वाला कौन था? तो सबसे पहला था गिब्बन, फिर उसके बाद था ओरंगुटान, ओरंगुटान, फिर उसके बाद आया गोरिल्ला, फिर उसके बाद आया चिंपैंजी। ठीक, तो अगर मानव का निकट संबंधी बोला जाए तो कौन है? चिंपैंजी ही कहेंगे, क्योंकि लास्ट में चिंपैंजी आया, फिर उसके बाद तो मानव ही आ गए। तो उसका निकट संबंधी कौन है? मानव का निकट संबंधी तो वो है चिंपैंजी। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर अब। वर्तमान मानव का संभावित सीधा पूर्वज हो सकता है निएंडरथल, क्रोमैगनॉन या जावा का भी मानव, या हेमो इरेक्टस पैकियांसिस। तो वर्तमान मानव का संबंधित सीधा पूर्वज किसको बोला जाता है? तो अभी हमने बताया कि उसका निकट संबंधी कौन होता है, तो चिंपैंजी बताया। ठीक, तो चिंपैंजी के समान ही कौन है? तो देखो, जो क्रोमैग्नॉन होता है, क्रोमैग्नॉन होते हैं, यानी कि वे क्या पहले क्या थे? ये मानव थे। क्रोमैग्नॉन जो मानव थे वह कैसे थे पहले? यानी कि जो हम मानव है ना, हमारे जैसे ही वे
इनकी घर में रहते थे, मतलब वो छोटे छोटे परिवार बनाकर गुफाओं में रहते थे, पका हुआ भोजन खाते थे, मतलब कि आग में पकाकर भोजन खाते थे, चित्रकारी करते थे। ठीक, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि हमारे यानी कि जो हम मानव हैं, तो हमारा सीधा पूर्वज किसको बोला जाता है? तो क्रोमैग्नॉन को बोला जाता है। ठीक, तो लेकिन कई साइंटिस्ट हैं निएंडरथल को भी बोले हैं, लेकिन ज्यादातर किसको? क्रोमैग्नॉन को बोला जाता है, अगर मोस्टली देखा जाए तो। अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अक्लदाड़, उड्डोक, या दुमची टेलबोन, या अस्थियां? तो देखो, अगर हमारे शरीर की बात की जाए तो हमारे शरीर में कितने अवशेषी अंग हैं? तो 100 से भी अधिक अवशेषी अंग है। इसमें से जैसे कि अपने नेत्र की कौन सी देख लिया जाए तो नेत्र की प्लिका सिमुलेनेरिस देखी जाए, कर्ण पल्लव देखी जाए, जो ईयर पिन्ना होते हैं उनकी मसल्स उनको देखा जाए, अपनी त्वचा के बाल देख लो, और अपना अपेंडिक्स हो गया, अक्ल दाढ़ हो गए, और जो दुमची टेलबोन होती हैं, ये सभी कैसे हैं? ये अवशेषी अंग होती हैं। ठीक, यानी कि हमारे यानी कि मानव के अलावा भी मेढक, पक्षियों, बिल्ली सभी में अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो इसमें से अवशेषी अंग कौन नहीं है? तो अवशेषी अंग नहीं है कौन सा? अस्थियां। तो जो अस्थियां होती हैं वे यानी कि वो प्रॉपर रूप से रहती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है भौगोलिक पृथक्करण एवं जनिक पृथक्करण की अंतःक्रिया के कारण, या भौगोलिक पृथक्करण के कारण, या कि फिर पृथक्करण के कारण, या जननिक पृथक्करण के कारण? तो जो एलिपैटिक स्पेसिएशन होता है, तो मतलब उससे रिलेशन क्या है कि मतलब जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है, मतलब ऐसी जीव जातियों से है जिसकी आबादी क्या हो, यानी कि पहाड़ों में, नदियों में, रेगिस्तानों में, समुद्रों में वहाँ निवास करती हो, वहाँ से उनको पृथक किया गया हो। ठीक, तो वहां से पृथक किए गए भौगोलिक क्षेत्रों में जो वास करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भौगोलिक जाति उद्भव भी कहा जाता है। क्या? भौगोलिक जाति उद्भव। तो जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है वह क्या है कि जो भौगोलिक पृथक्करण के कारण, जिसको कहाँ से? भौगोलिक पृथक्करण से पृथक किया गया हो। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि स्फेनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है, किस समूह से संबंधित है? रिंकोसिफेलिया, क्रोकोडाइला, यूरोडीला, या इनेप्सिडा? तो देखो, जो स्फेनोडॉन है, स्फेनोडॉन कैसा है? एक जीवित जीवाश्म है, जिसको क्या, यानी कि इसको सरीसृप एवं उभयचर, यानी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बीच की मध्य की कड़ी बोला जाता है। किसको? स्फेनोडॉन को, यानी कि सरीसृप और एम्फीबियंस के कनेक्टिव लिंक माना जाता है। किसको? इस फेनोडॉन को। और अगर इसको किस समूह में रखा गया है तो इसको रखा गया है रिंको सिफेलिया ग्रुप पे रखा गया है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। मतलब कि ना तो ये सरीसृप में ही रखा गया, ना तो एम्फीबियंस, यानी उनको इन दोनों के बीच में कड़ी में रखा गया। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटोरियोजोइक, या आर्कियोजोइक, प्रोटोरियोजोइक, पैलियोजोइक, या प्रोटोरियोजोइक, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, या पैलियोजोइक, प्रोटोरियोजोइक, मीसोजोइक? तो कौन सा क्रम सही है? तो देखो, हमने बताया था कि अगर जो भूगोलिक दृष्टि से, यानी कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 उसमें बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है एजोइक, दूसरा है आर्कियोजोइक, ठीक, तीसरा है कौन सा? प्रोटोरियोजोइक, चौथा है पेलियोजोइक, फिर पांचवा है मीसोजोइक, और छठवां है क्या? सीनोजोइक। तो
इस पे देखिए कौन सा क्रम सही मिल रहा है, तो मिल रहा है आर्कियोजोइक, प्रोटोरियोजोइक और पेलियोजोइक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि भूवैज्ञानिक इतिहास के हिसाब से पृथ्वी को कितने महाकल्प में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 8? तो कितने महाकल्पों से बांटा गया है? तो देखो, हाँ, इस क्वेश्चन पे कई किताबों में तो 5 लिखा है, लेकिन मैंने जब एनसीईआरटी देखा तो एनसीईआरटी में कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या है कि कई बुकों पे जो एजोइक महाकल्प है, एजोइक महाकल्प की गिनती नहीं की है, लेकिन जो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पे 6 महाकल्पों की यानी कि बात की गई है वहाँ पे। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? 6 आंसर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आंसर 6 लिख लीजिएगा। ठीक, तो कितने महाकल्पों में बांटा गया है? कितने? तो 6 में। अपना राइट आंसर क्या जाएगा? 6। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आ, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अच्छा, तो आज